जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और इसमें आए हुए हिस्ट्री के सवाल और पॉलिटी के सवाल ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं और इन सभी सवालों को जो डिस्कशन है वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। देखिए, हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, पॉलिटी के किए, आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स एक पॉलिटी की तरह ही सब्जेक्ट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अगर है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोर बढ़ाया जा सकता है और एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स की, अगर इसके अंदर आपको चीज़ें आती है तो काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं रादर देन हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी काफ़ी अच्छा निकल करके आता है इकोनॉमिक्स का। जैसे अगर हिस्ट्री की हमने बात की तो वहाँ पर अगर आप इकोनॉमिक्स का सवाल करेंगे हम लोग तो अभी देखेंगे कि केवल एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँचा जा सकता है बहुत सारे सवालों में, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादातर केवल एक स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर निकाल पाना डिफिकल्ट था। सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, हमें पता है, जैसे मुंडाल सर के नोट्स हो गए, इसके अलावा और जो श्री राम IAS की बुक आती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिन्हें फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, इकोनॉमिक्स देखिए मेनली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर पहले काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो डायरेक्टली करंट से एसोसिएटेड आते थे, लेकिन इस पेपर में भी हाल के सालों में जो 2022 हो गया, 2021 हो गया, इन सभी सालों में जो सवाल देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादातर कोर कंसेप्चुअल बेसिस पे हैं रादर देन करंट अफेयर। करंट अफेयर का भी वेटेज है डेफिनेटली, लेकिन कोर कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो फोकस आपको करना चाहिए जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए उन्हें समझने में। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा, जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है और किस बेसिस पे प्रिपेयर करना सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो RBI से रिलेटेड है और RBI से हर साल क्वेश्चन आते हैं किसी ना किसी रूप में। कभी ये पूछ लेता है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट क्यों कहा जाता है RBI को, या कभी इस तरह के सवाल जो एसोसिएटेड होते हैं बाकी अदर कॉन्सेप्ट से, इस तरह के अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछे जाते हैं। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेपो रेट बढ़ाने पर RBI के द्वारा क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 फैक्चुअल बेसिस पे है, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। पहले में कहा जा रहा है RBI के जो गवर्नर होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरे में कहा जा रहा है जो सर्टेन प्रोविज़न है भारतीय संविधान का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि वो RBI को पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर के कोई डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है जो RBI के गवर्नर होते हैं वो अपने पावर को RBI एक्ट से हासिल करते हैं। देखिए, ये जो सेकेंड और जो थर्ड है अगर आप ध्यान से सोचें तो पहले में कहा जा रहा है भारतीय संविधान की कुछ प्रावधान पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और तीसरे में कहा जा रहा है कि RBI एक्ट के जो पावर हैं उनके बेसिस पे RBI के गवर्नर अपने पावर को डिराइव करते हैं। तो देखिए, ये थर्ड बिल्कुल सही है और सेकेंड गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता, बल्कि RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 7 में देखने को मिलता है। और अगर आपने देखिए एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, ऐसी चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं पता होंगी तो आपको रिकॉल करना है क्या आपने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा पढ़ा है इस प्रकार का कुछ। आपने पूरा 1 to लेकर 395 आर्टिकल तक कवर किया है, भारतीय संविधान के 22 भागों को कवर किया है, तो अगर आपने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं पढ़ा है तो 99% केसेस में ये गलत होता है। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पर हमें चीज़ें एग्जैक्टली, हालांकि ये न्यूज़ वगैरह में था बट फिर भी इतना याद रख पाना डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट इसलिए भी हो जाता है कि केवल अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट भी पता है और इसे आप अगर एलिमिनेट कर दें तो इसके बेसिस पे आपका आंसर निकल करके आ जाता है, राइट। तो हमारे एक ही आंसर बचता है यहाँ पे, ऑप्शन C 1 and 3 ओनली, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो पॉलिटी के अंदर हमने बहुत बार बात की है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आपसे पूछा जाएगा बताइए इस पर्टिकुलर टर्म को या इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है या नहीं, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से देखे हैं और इसी पैटर्न का ये एक सवाल है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन किया गया है या नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा गया है, तो आपको एक ब्रीफ रिकॉल करने का मेथड पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में नहीं है। इस तरीके से आप सोच पाएंगे तो काफ़ी आसानी से फिर इन प्रोविज़न को आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन C। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कैजुअल वर्कर्स के बारे में पूछा जा रहा है। सारे ही कैजुअल वर्कर को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज मिलता है। दूसरे में कहा जा रहा है ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, यानी सारे ही कैजुअल वर्कर एंटाइटल होते हैं रेगुलर वर्किंग आवर के लिए और ओवर टाइम पेमेंट के लिए। दूसरे में कहा जा रहा है गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री सेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये जारी कर सकती है कि
इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री सेल पे वेजेस, यानी जो इंडस्ट्री है वो वेजेस को ओनली उनके बैंक अकाउंट के थ्रू ही पे कर सकती है, जो उनके भत्ते होते हैं, जो वेजेस होते हैं, जो सैलरी होती है उन्हें। दोस्तों ये जो सवाल है ये मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर गलत दिया था। इनका आंसर था ऑप्शन डी, ये कह रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, बट इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो ऑप्शन बी है 2 और 3। देखिए रिसेंटली मतलब जब एग्जाम हो उससे 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकल करके आया कि कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं उन्हें भी ईपीएफ का पार्ट यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का पार्ट बनना चाहिए, बनेंगे बेसिकली, बट ये सारे कैजुअल वर्कर के लिए नहीं था। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, राइट, केवल सेकेंड और थर्ड है। कुछ प्रोविजन है, जैसे 15,000 से ज़्यादा है तो फिर असिस्टेंट लेबर से यहाँ पे प्रोविज़न लेना पड़ेगा, इस तरीके की कुछ बातें थी उसके बेसिस पे। तो ये फर्स्ट गलत है, तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये PYQ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रिपीटेड थीम पे ये सवाल पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेप अगर लिया जाए मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन, यानी जब इकोनॉमिक मंदी चल रही है। इसका हिंदी देख लेते हैं हम लोग, हिंदी अनुवाद, क्योंकि हिंदी अनुवाद से भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलती है। आर्थिक मंदी, एग्जैक्टली, तो आर्थिक मंदी के टाइम पे क्या कौन सी जो सिचुएशन है, कौन सा जो स्टेप है वो लिया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले में कहा जा रहा है कट इन टैक्स रेट एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी टैक्स रेट में कटौती करनी होगी और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। दूसरे में कहा जा रहा है जो पब्लिक प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो खर्च होता है उन्हें बढ़ा देना चाहिए। तीसरे में कहा जा रहा है इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी टैक्स रेट बढ़ाना है और इंटरेस्ट रेट को घटा देना है। चौथे में कहा जा रहा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, यानी पब्लिक प्रोजेक्ट्स में जो खर्च की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उसे रिड्यूस करना है। तो कौन सा स्टेप इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे लिया जाना चाहिए? दोस्तों PYQ से पहले ये समझ लेते हैं कि रिसेशन का मतलब क्या होता है। अ रिसेशन इज डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन एन इकोनॉमीज पीक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट्स सब्सिक्वेंट लोएस्ट पॉइंट वेयर अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पेन्स अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमिक्स यहाँ पे आर्थिक मंदी, नाम से ही स्पष्ट होता है कि जब इकोनॉमी कोलैप्स करने लग रही है, जब GDP वगैरह घटने लग रही है, तब ये रिसेशन की सिचुएशन कहलाती है। तो रिसेशन के अगर दुष्परिणाम आप कह लें तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कंज्यूमर परचेज फॉल ऑफ हो जाता है, यानी कंज्यूमर की जो खरीद की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, बिजनेस बैंकरप्ट चले जाते हैं, लोग अपना होम लूज करने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, यंग पीपल कांट गेट अ गुड जॉब आफ्टर स्कूलिंग। तो ये सारी चीज़ें रिसेशन के दुष्परिणाम हैं। नाव दोस्तों बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन से कॉम्बेट करने के लिए, लड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहला टैक्स रेट को घटाना पड़ेगा। देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे लॉजिकल है, आपको सोचना पड़ेगा इसके पीछे की रीज़न, तभी आपके ये चीज़ें काफ़ी आसानी से याद रहेंगी। देखिए टैक्स रेट घटाने से क्या होगा, आम आदमी भी काफ़ी आसानी से टैक्स वगैरह ले पाएंगे और इससे कुछ टाइम के लिए सिचुएशन सुधारी जा सकती है और धीरे धीरे फिर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ाई जाती है पब्लिक प्रोजेक्ट के थ्रू, अलग अलग तरीके से, जैसे ब्रिजेस बनाना। वैसे ये सब मैंने डिस्कस किया है सीरीज 1 2021 का, जब मैंने इकोनॉमिक्स एनालिसिस की थी उस टाइम पे मैंने काफ़ी गहराई से कॉन्सेप्ट्स को लिया था, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक है। अगर आप एक बात को समझ लेंगे तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे हो गया और फिजिकल स्टिमुलस हो गया, जो इससे इर्द गिर्द रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो भी आपकी समझ में आने लगेंगे। तो देखिए आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। हमें पता है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है रोड के थ्रू, बिल्डिंग्स के थ्रू, ब्रिजेस के थ्रू, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है और इस तरीके से आम गरीब लोगों के हाथ में पैसा आता है, तो इकोनॉमिक रिसेशन से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा देखिए इंटरेस्ट रेट को घटाना पड़ेगा। अभी इस पर हमने बात की, इंटरेस्ट रेट घटाने से भी काफ़ी आसानी से लोन लिया जा सकेगा, और टैक्स घटाने से भी हमने बात की, टैक्स घटाने से भी जो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें तो हैं ही, और IT टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। ओवर रेटिंग, ले ऑफ को अवॉइड करना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसी से संबंधित एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, फिजिकल स्टिमुलस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो मंदी में चल रही है उससे लड़ने के लिए, उसे कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को बढ़ा देगी। अभी हमने बात भी की, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है थ्रू पब्लिक प्रोजेक्ट्स, तो इससे आम लोगों के हाथ में भी काफ़ी पैसा बढ़ेगा, और टैक्सेस घटाने पर भी फिजिकल स्टिमुलस होगा, और इस फिजिकल स्टिमुलस के कारण क्या होगा, इकोनॉमी सुधरती जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, इमेज के थ्रू ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। टैक्स रेट को घटाना, इससे ताकि लोग ज़्यादा स्पेंड कर पाएँ और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को
बढ़ा देना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देने का मतलब यह है कि थ्रू पब्लिक प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ों के तहत भी फिजिकल स्टिमुलस को बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी आर्थिक मंदी में ये चीज़ें, ये मेजर्स उठाए जाने चाहिए। एक छोटा सा डिफरेंस समझ लीजिए फिजिकल स्टिमुलस और मॉनेटरी स्टिमुलस के बीच। देखिए फिजिकल स्टिमुलस में क्या देखने को मिलता है, ये एक लेजिटिमेट टूल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सके। जबकि मॉनेटरी स्टिमुलस क्या है, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया के केस में आरबीआई जब मनी सप्लाई को मैनेज करने का प्रयास करती है नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यानी जो मंदी चल रही है उससे लड़ने के लिए, तो इस टाइम पे ये मॉनेटरी स्टिमुलस कहलाती है, बेसिकली मॉनेटरी मदद के थ्रू। और इसमें अगर आप देखें तो फिजिकल स्टिमुलस में क्या होता है, गवर्नमेंट फिजिकल स्टिमुलस पैकेज का इस्तेमाल करती है ताकि ओवरऑल डिमांड एंड सर्विसेज बाय कटिंग डाउन ऑन टैक्सेस को घटाया जाता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को थ्रू पब्लिक प्रोजेक्ट्स बढ़ाया जाता है, तो ये फिजिकल स्टिमुलस कहलाता है। लेकिन अगर आप मॉनेटरी स्टिमुलस के तहत देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट इन एन अटेम्प्ट टू टारगेट लो इन्फ्लेशन एंड स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे बेसिकली प्रयास किया जाता है कि मॉनेटरी बेसिस के थ्रू जैसे इंटरेस्ट रेट को टारगेट करना, ताकि इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इससे क्या होगा, लोग और ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे या और ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए ये लास्ट रिजल्ट है जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके और इंप्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके, ये फिजिकल स्टिमुलस के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि मॉनेटरी स्टिमुलस में अगर आप देखें तो लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा डालना है ताकि रिसेशन से लड़ा जा सके। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब आइए सिविल सर्विसेज 2010 का क्वेश्चन करते हैं। वैसे मॉनेटरी स्टिमुलस पर आपसे कोई पूछेगा नहीं, जनरली फिजिकल स्टिमुलस ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और इसके बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द फिजिकल स्टिमुलस पैकेज। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन फिजिकल स्टिमुलस पैकेज का पार्ट है। तो सबसे पहले हमने बात की कि इसके तहत क्या होता है, क्या टैक्स रेट को घटाना, तो बिल्कुल सही बात है। ये अभी हमने देखा टैक्स रेट को घटाने से क्या होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा, तो ये बिल्कुल फिजिकल स्टिमुलस का पार्ट है। दूसरे में कहा जा रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना, ऑफ कोर्स अभी हमने ये देखा कि थ्रू पब्लिक प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ों के तहत गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जब बढ़ाया जाता है तो वो भी फिजिकल स्टिमुलस का पार्ट होता है। तीसरे में देखिए कहा जा रहा है अबोलिशिंग द सब्सिडीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए सब्सिडी अबोलिश करने से कोई फिजिकल स्टिमुलस नहीं होगा, ना ही अभी हमने इसे देखा, और ऐसा कोई डायरेक्ट इंपैक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। ना अब इस क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे कौन सा स्टेप मोस्ट लाइकली लिया जाना चाहिए। पहले में कहा जा रहा है टैक्स रेट को कटौती करना यानी घटाना और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। तो देखिए टैक्स रेट में घटाना ये तो सही है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा तो अगेन इकोनॉमिक रिसेशन के ये हित में नहीं, इकोनॉमिक रिसेशन से लड़ने के ये हित में नहीं होगा। दूसरे में कहा जा रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक प्रोजेक्ट में खर्चों को बढ़ा देना, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक प्रोजेक्ट में हमने देखा कि फिजिकल स्टिमुलस के तहत भी कि पब्लिक प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। तो बी तो बिल्कुल सही है। तीसरे में कहा जा रहा है टैक्स रेट को बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट को घटाना। देखिए टैक्स रेट को बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं, इससे सिचुएशन और बिगड़ेगी ना कि सुधरेगी, क्योंकि टैक्स रेट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों के हाथ में और कम पैसा बचेगा। चौथे में कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर में घटाना, नहीं बिल्कुल नहीं, पब्लिक प्रोजेक्ट में जो खर्चे हैं उसे बढ़ाने से ही फायदा होगा, और ये अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत भी देखा। और अगर आप बी ऑप्शन को देखें, ऑप्शन बी को, तो ये चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिलती है सेकंड में। तो इस तरीके से रिपीटेशन देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो अच्छे से एनालाइज करने का यही फायदा होता है। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, ये सारी चीज़ों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, या रेपो रेट को कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है। अगर ये चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो काफ़ी सारी जो इकोनॉमिक्स के सवाल है वो आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो थर्ड तक हमने कवर कर लिया ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत कम, एक ही क्वेश्चन सिर्फ आया है इस पेपर के अंदर, और बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, और हाल के 5-6 सालों में क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे ये क्वेश्चन इसी पैटर्न का सेम सवाल सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस 1 2021 के अंदर बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंजेस हैं। और ये आप सारा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके जरूर देखें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं उसके साथ साथ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया फिजिकल स्टिमुलस को, उसी तरीके से। तो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। वैसे ये सवाल आसान है, कंसेप्चुअल है, अगर आप इसे समझ लें तो काफ़ी आसानी से
इसका आंसर तक पहुंचा जा सकता है। पहले में कहा जा रहा बाकी चीज़ें अनचेंज रहे और मार्केट डिमांड बढ़ेगी, तो किन केसेस में? देखिए अदर जो थिंग्स है वो अनचेंज रहेंगी, इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मार्केट डिमांड कब बढ़ेगा? तो बेसिकली जब भी आप इस तरह के सवाल करें तो यहाँ पे आपको सिंपली ये दिमाग में रख के चलना है कि कौन कौन सी चीज़ें करने पर डिमांड बढ़ेगी। हो सके तो यहाँ साइड में लिख लेना चाहिए। तो अब देखिए पता करते हैं हम लोग। सबसे पहले में कहा जा रहा है इसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस का बढ़ जाना। हिंदी तो आपको पता ही है किस तरीके का यहाँ पे ट्रांसलेट किया जाता है, इसकी स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले में जब आप दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं उसके जगह पे, तो वो सब्स्टिट्यूट होता है। तो क्या अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ती है तो क्या डिमांड उस पर्टिकुलर चीज़ की बढ़ेगी? एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास टी है, राइट, और एक साइड में कॉफ़ी है। तो अगर कॉफ़ी, मान लीजिए हम लोग टी प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर टी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कॉफ़ी की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या टी के डिमांड में कोई फ़र्क पड़ेगा? बहुत सिंपल सा हमें ये सोचना है। कुछ लोग टी प्रेफर कर रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर कॉफ़ी की डिमांड, कॉफ़ी का जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे टी में शिफ्ट कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? टी का डिमांड बढ़ जाएगा, राइट। तो काफ़ी ये आसानी से बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगर सब्स्टिट्यूट का कीमत बढ़ता है तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। दूसरे में देखते हैं, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में जो चीज़ यूज की जाती है। तो इसे भी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये बाइक है और ये पेट्रोल है। तो अगर पेट्रोल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ लोग यहाँ पे बाइक वगैरह परचेज नहीं करेंगे, या कुछ लोग बाद में सोचेंगे कि अब बाद में खरीदते हैं, या इंतजार करेंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस घट जाए। डेफिनेटली जो डिमांड है यहाँ पे बाइक की वो इम्पैक्ट होगी। बहुत लोग अदर चीज़ों को प्रेफर करने लगेंगे बाइक की बजाय, राइट। तो डिमांड घट जाएगी बेसिकली, ना कि बढ़ेगी। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होता है तो सेकंड तो गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। तो अगर यहाँ पे कोई गुड इन्फीरियर गुड है और कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उनकी अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज मैंने 3-4 यहाँ पे फ़ोन्स ले लिए। ये मान लीजिए काफ़ी सस्ता फ़ोन है, लेट सपोज 5000 का। ये काफ़ी महंगा है, लेट सपोज 25 या 50,000 या 1 लाख का। तो अब यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे लोग सस्ते फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, इन्फीरियर गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, और अगर इनकी इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली क्या देखने को मिलेगा कि ये लोग बाकी गुड्स पे शिफ्ट करेंगे। तो डिमांड क्या होगी यहाँ पे, बढ़ेगी या घटेगी? डिमांड डेफिनेटली घट जाएगी, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड है और लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता जा रहा है। तो जब इनकम इनकी बढ़ जाएगी, इनकम इंक्रीज कर जाएगी, तो इन्फीरियर गुड की बजाय ये सुपीरियर गुड्स को चुनने लगेंगे, सुपीरियर गुड्स को प्रेफर करेंगे, राइट। तो ये बहुत ऑब्वियस है अगेन। तो ये थर्ड भी यहाँ पे गलत है, राइट। चौथा देखते हैं, प्राइस फॉल्स। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस फॉल करेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? अब ये तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, फॉल करती है यानी घटती है, तो उसकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ जाएगी। चीज़ें सस्ती होने पे लोग ज़्यादा उसे खरीदने लगते हैं, इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन से गलत है। सेकंड गलत है और थर्ड भी गलत है। फर्स्ट और फोर्थ सिर्फ सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 and 4 ओनली। तो ये कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप उत्तर निकाल सकते हैं। और देखिए इसी टाइप का सेम सवाल CDS 1 2021 में पूछा गया है। वो सवाल भी मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। और अगर आप उन सभी सवालों की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 3 वीडियोस हैं इकोनॉमिक्स की, CDS 1 2021 की, बट एक एक क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उठाया। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत कम क्वेश्चन हमने किए, बट जितना भी किया काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअली किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। और कोई सजेशन है तो आप लिख सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, और अपने राय अथवा विचार भी आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।